मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको हेडिंग दिख रहा होगा, F = R/2 को आज हम प्रूफ कर देने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले जो ऑप्टिक्स क्लास 12th का जो वीडियो था मेरा, उस वीडियो में भी मैंने इस F = R/2 को प्रूफ किया था। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जिससे बच्चों को समझ में नहीं आया। तो आज हम एक नए अंदाज में, मेरा कोशिश रहता है कि हर एक टॉपिक जो भी आपका थ्योरी है, उस थ्योरी को छोटा से छोटा बना के आप सभी तक पहुंचा दें। तो उसी के आधार पर आज हमने फिर इसको प्रूफ करने का निर्णय लिया है। तो आज हम इसको प्रूफ कर देना चाहते हैं, दोनों ही अवतल और अवतल दर्पण के रूल से। तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि हम दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण? दर्पण आपका अवतल रहेगा। आप चाहे तो उत्तल से करें तो, चाहे अवतल से करें तो, दोनों से ही आपको F = R/2 ही प्राप्त होगा। ना किधर माइनस में होगा, ना ही किधर प्लस में होगा। तो सबसे पहले हम एक दर्पण लिए, और ये दर्पण आपका एक अवतल दर्पण है। जैसे ये सारा टॉपिक आपने नहीं देखा हो, यदि कि ये दर्पण कैसा है, कौन सा दर्पण है, इसके बारे में यदि आपको पता नहीं है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ से। और नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाके सारा वीडियो ऑप्टिक्स का आप देख सकते हैं और बारी बारी से उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने एक अवतल दर्पण लिया, और इस अवतल दर्पण को हम दिखा देते हैं। अवतल दर्पण है आपका कॉनकेव मिरर। इसमें एक सतह कलई होता है, पॉलिश किया गया, और दूसरा सतह आपका परावर्तक होता है, जिससे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कर लेते हैं, परावर्तक सतह है आपका। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि आप इसमें एक मुख्य अक्ष लीजिए, जिसको प्रधान अक्ष हम कहते हैं, मेन एक्सिस इसमें हम ले लेते हैं पहले। तो हमने एक मेन एक्सिस को इसमें हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, खींच दिया। अब इसमें इस बिंदु को हम जानते हैं कि ध्रुव कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको ध्रुव P नहीं बल्कि O मानते हैं। यहाँ इस बिंदु को हमने O मान लिया। पहला काम ने किया। दूसरा काम ये करते हैं कि कोई मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को कहीं से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। हमने इस किरण को अनंत से भेज दिया, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि जब दर्पण से परावर्तन करता है तो यह हमेशा फोकस बिंदु से ही क्या करता है, गुजरता है। इतना चीज आप नहीं जानते हो तो 12th में पढ़ना बेकार है, ठीक है। अच्छा, 10th में पढ़ना बेकार है। अब देखिए यहां, अब ये तो हमने जान लिया, लेकिन एक चीज आप यहां पर समझिए पहले, कि जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं, तो उस प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले एक परावर्तक सतह होता है, और इस सतह पे जब एक प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ इस दर्पण से, यानी कि परावर्तक सतह पर टकरा उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन इसके बीच एक और चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये किरण आपका इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, दूसरा किरण आपका परावर्तित किरण है। तो जो आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक किसी स्रोत से आ रही किरण है, तो इस किरण को भी हम आपतित किरण ही कहेंगे। आपतित
किरण, और दूसरे को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये परावर्तित हुआ है, तो इस यहां से भी रिफ्लेक्ट हुआ है और परावर्तित हुआ है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन एक और चीज आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको इसमें अभिलंब प्राप्त है, लेकिन इसमें भी हमको कहीं ना कहीं अभिलंब चाहिए। तो एक रूल होता है कि कोई भी दर्पण से यानी कि खींचा गया लंब, मान लीजिए हमने यहाँ पे वक्रता केंद्र से मिला दिया, दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लंब का कार्य करती है। ये चीज हमने इतना मान लिया। अब क्या करते हैं कि यहां पे जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां भी आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित और अभिलंब के जो बीच बना कोण होता है उस कोण को हम आई कहते हैं। तो यहां इस कोण को हम आई लिख लेते हैं और दूसरे कोण को हम आर दिखा देते हैं। लेकिन एक और चीज इसमें करना ये है, थोड़ा सा गेम कर देना है, इसमें एक गेम खेल लेना है। वो गेम क्या है, तो यहां पे जब हमने आई यहां पे आर मान लिया है, तो एक चीज और मानेंगे, यहां पे इसको इस कोण को हम एंगल अल्फा करते हैं। एक चीज थोड़ा अंतर करना है बस। अब यहां पे जब हमने ओ माना था, इसको पी मान लेते हैं। काहे कि बताएंगे कि इसको पी हमने क्यों माना, इसको काहे नहीं माने, तो हम दिखाएंगे आगे। और इसको हम मान लेते हैं ए। बस यहां पे आपका वक्रता केंद्र सी है। इतना काम हमको कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब देखा जाए आगे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को मिटा देते हैं पहले। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। जैसे कि यहां तक क्लियर है आपका। अब प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस कि आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू। तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, यदि प्रूफ करना है आपको तो एक चीज यहां पे आपको थोड़ा सा लाइन देना पड़ेगा। जैसे आप उत्तल से कर रहे हो तो उत्तल दर्पण में हमने एक मुख्य अक्ष लिया, ये चीज आपको लिखना है उसमें, जैसे जितना काम हमने किया है उसको लिखना है उधर। लेकिन हम चलिए उसको लिखना उतना ये नहीं समझते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हमने प्रकाश के एंगल आई इक्वल टू कौन चीज, एंगल आर। किसके चलते, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। डायरेक्ट हम लिखते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के नियम से, चाहे दूसरा लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये चीज हमने यहां पे आपको लिख दिया, दिखा दिया। प्रकाश के परावर्तन से क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। अगला, अब देखिए आपने 9th क्लास के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको रेखाखंड कोण के बारे में बताया गया। तो यदि वहां से आप इस बात को जाने होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए इस बात की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, जब भी एक ही रेखा के दो साइड जो बनने वाले कोण होते हैं, एक ही रेखा के दो साइड बनने वाले कोण होते हैं, और खासकर तब जब दोनों ही क्या हो, भुजा यानी कि दोनों रेखा समांतर हो। एक ही रेखा, इस रेखा के दो साइड जो बनने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं कब, जब दोनों ही रेखा आपका समांतर हो, तब उसके बीच जो कोण बनेगा एक ही रेखा के दो साइड, वो कहलाते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आपने यहां पे सीखा। तो यहां पे देखिए, ये एंगल आई और एंगल अल्फा, एंगल आई बराबर एंगल अल्फा जो है आपका, वो बराबर है किसके चलते, काहे कि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण के चलते ये दोनों को हमने बराबर किया है। कोई दिक्कत है क्या, काहे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही रेखा के दो साइड जो बनने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, उसे एकांतर कोण कहते हैं। अगला टॉपिक हमको ये देखना है, थोड़ा सा देखना है कि जब देख रहे हैं कि एंगल आई बराबर भी आर है,
और एंगल आई बराबर भी अल्फा है, तो जब आई बराबर आर है, आई बराबर अल्फा है, तो क्या आर बराबर एंगल अल्फा नहीं होगा? क्या हो सकता है? जब आई बराबर भी हमने क्या लिखा है? आर लिखा है, आई बराबर ही हमने अल्फा लिखा है, तो जब आई बराबर है दोनों है, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा? तो जब हमने बराबर हो गया, तो यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज के दो कोण हैं। ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को लिखते हैं त्रिभुज CPF में देख रहे हैं कि आपका जो एंगल आर तथा एंगल अल्फा जो है वो क्या है? एक त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज के अल्फा दो कोण है, दो कोण है किसके? एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम क्या आपका? CPF जो है, इस त्रिभुज के दो कोण एंगल अल्फा और एंगल आर है। तो एक बात आप जानते होंगे कि जब एक ही त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, जैसे देखिए जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके दो भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं कि CF तथा PF चाहे FP त्रिभुज के भुजा हैं। CF इक्वल टू FP जो है आपका एक त्रिभुज की भुजा है जिसकी दो कोण क्या है? बराबर हैं। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो आपको मानना है कि उसमें जो दो भुजा होते हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे, काहे कि एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं CF इक्वल टू FP। अब एक और काम यहां पे करना है। हमने बताया था शुरू में कि हमने P को यहां पे क्यों लिखा है और O को यहां पे क्यों लिखे हैं, यही प्रोसेस हमको जानना था थोड़ा सा। देखिए, हम चाहे तो P को वहां नहीं बल्कि यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा दिक्कत है उसमें, इसलिए अब देखिए, अब जो होता है, ये जो दूरी होती है आपका P और O की, वो बहुत ही नगण्य होती है, बल्कि इसको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा लिखा, हम इसको लिखते हैं इतना बड़ा, काहे कि P और O की जो दूरी होती है वो दूरी एकदम नगण्य होती है, जिसको हम ना बराबर भी मान सकते हैं। तो यहां पे जब दूरी नगण्य है तो यहां पे लिखते हैं P तथा O एक दूसरे के काफी निकट है, निकट है, इसलिए P को O तथा O को P लिख सकते हैं। इतना हमने काम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं कब? काहे कि ये जो दूरी होती है काफी नगण्य होती है, जिसको हम ना बराबर भी मान सकते हैं। क्लियर? अब इतना काम हमने किया। अब यहां पे देख रहे हैं कि CF इक्वल टू, हमने क्या कहा कि हम P के जगह पे O भी लिख सकते हैं। तो जहां P आपको दिख रहा है वहां पे क्या कर लीजिए? O कर लीजिए। एगो हम मैंने कि थोड़ा सा स्टेप कर लिया हमने। अब देखिए, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं कि हमने CA बराबर क्या लिख दिया? OF। अब देखिए दूरी आपको देख सकते हैं। अब लमसम ये चीज आप देखिए कि CF बराबर कौन सी प्राप्त हो गया आपको? OF। इतना काम हमने किया, चाहे FO। ये जब हमने प्राप्त कर लिया तो देखिए, तो यहां से यहां तक दूरी
अर्थात CF बराबर OF। इसी लाइन को देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, उसी दूरी के बदले यहाँ आपको C और P तक आप देख सकते हैं। एक चीज हमने क्या बोला है कि आप P को हम O भी लिख सकते हैं, तो यहां से यहां तक दूरी हमको लेना है। कौन सी लेंगे? CP, बल्कि नहीं, यहां पे क्या लेंगे? CO लेंगे। काहे कि हम P को क्या लिख सकते हैं? O लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब मैंने दो गो भुजा लिया है तो क्या इस भुजा को हम छोड़ दें? नहीं, इस भुजा को भी लेंगे। तो हमने यहां पे CP लिया है और CP को हमने CO लिख दिया। तो CO के बदले एक चीज आप देखिए कि CO के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? CF प्लस OF नहीं लिख सकते हैं क्या? CF देखिए, तो यहां से यहां तक जो दूरी है, इस दूरी को इतना प्लस इतना हम लिख सकते हैं। तो CF प्लस कौन चीज? OF चाहे FO। कुछ बुझाइल? अब देखिए आगे लमसम हमने पूरा प्रोसेस इसका कर लिया है, थोड़ा सा और है बचवा। देखो इधर CO, लेकिन इसको रहने दो, एक और कर लेते थोड़ा सा। अब देखिए इसको हमने समीकरण 1 माना था। समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि CF के बदले हम लिख सकते हैं OF। तो वहां पे आपको उस कंडीशन में कहीं दिख रहा होगा CF के जगह पे, तो क्या लिख सकते हैं हम? OF लिख सकते हैं। तो CF के जगह पे FO चाहे OF लिखें, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे इतना हमने बात प्राप्त कर लिया। तो CO इक्वल टू, देखिए तो FO प्लस FO कै गो? 2FO। क्लियर? अब हम चलते हैं आपके उस चिन्ह परिपाटी की तरफ, जिस चिन्ह परिपाटी को आपने पढ़ लिया है। यदि आप उस चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये स्टेप आगे नहीं हिलने वाला है। काहे कि सबसे जरूरी इसमें चिन्ह परिपाटी होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम फिर बता देते हैं। चिन्ह परिपाटी आपका यह कहता है कि कोई भी दूरी, पहला चिन्ह परिपाटी का फर्स्ट नंबर बात यह है कि कोई भी दूरी आपको P से मापना है, ध्रुव से, और ध्रुव से मापने के बाद आपतित किरण के दिशा में, जिधर आपतित किरण जा रही हो उसके दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, और आपतित के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो यहां पे इस चीज को आपने जाना कि कोई भी दूरी को हम कहां से मापते हैं? ध्रुव P से मापते हैं। पहला चिन्ह परिपाटी ये कहता है। दूसरा चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये चिन्ह परिपाटी कहता है आपका। तो सबसे पहले CO की चर्चा हम कर लेते हैं कि आखिर ये CO है क्या। C और O, इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, तो जब मान लीजिए कि इसको यदि हम बड़ा आकार दे दें, यहां तक लंबा आकार इस गोलीय दर्पण को हम दे दें, तो ये जो C होगा एक सेंटर है, सेंटर है, और सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। जो सेंटर होता है आपका, कोई भी वृत्त की सेंटर है, यहां मान लीजिए कि हमने एक वृत्त लिया इतना छोटा सा, इस वृत्त का जो सेंटर है, इस सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहां भी वही चीज हम बोलेंगे, लेकिन यहां पे फिजिक्स में हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या माइनस, यानी केवल हम R लिखते हैं। अब देखिए, अब आप समझे होंगे कि आखिर मान लीजिए कि जब अवतल होता है चाहे उत्तल होता है, उस अवतल चाहे उत्तल में हम माइनस आप प्लस कैसे लिख लेते हैं? आप प्लस की माने कैसे समझ में आएगा कि कौन R माइनस में रहेगा, क्या F माइनस में रहेगा? ये अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को हम तुरंत दूर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दूरी मापना है P से, और दूरी मापते चलना है वो कहां तक? C तक। काहे कि हमने CO की चर्चा किया है।
तो दूरी मापते हम चलेंगे, यहाँ पे चलना हमने प्रारंभ किया इस बिंदु पर, इस रेखा पर। तो जब यहाँ तक हम आएंगे इस रास्ते से, तो हम कहाँ जा रहे हैं? आपतित के विपरीत दिशा में। और किरण कहाँ जा रही है? इस दिशा में किरण गमन कर रही है। और हम कहाँ आ रहे हैं? आपतित के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे माइनस का आर। काहे कि मैंने बताया है कि विपरीत दिशा में माइनस का आर लिखते हैं। ये क्लियर। दूसरा आपका FO है। FO, इस चीज को भी हम, आप यदि इस बात को नहीं जानते होंगे कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस बिंदु F और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। अब फिर दूरी मापेंगे हम कहां से? P से। और P से मापने के लिए चलेंगे कहां? आपतित के विपरीत दिशा में। कहां? F बिंदु तक। तो F बिंदु तक आया तो हमने क्या लिखेंगे? माइनस का F लिखेंगे, काहे कि आपतित के हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इतना बात क्लियर। अब कुछ करना नहीं है, जहां आपको CO दिख रहा है वहां माइनस का R लिखना है, और इक्वल टू 2 तो है, और OF के चाहे FO के बदले हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का F लिख सकते हैं, इनटू करके माइनस का F। ठीक है। अब माइनस R बराबर, यदि गुणा करता है तो -2F आएगा। माइनस से माइनस हमने काट दिया, R इक्वल टू 2F। क्लियर। अब यहां तक हमने R इक्वल टू 2F जब प्रूफ कर दिया, तो हम इतना तो जानते हैं ना जी कि R, यानी कि जब हम F के लिए केवल फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 के साथ, 2 जो है F के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के बाद भेजेंगे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो R/2। क्या हमको यही प्रूफ करना था क्या? इतना लंबा प्रोसेस जितना आप सोच रहे उतना है नहीं। बस इसमें थोड़ा सा एक जगह समझने वाली बात है। इसमें इतना तो ये लावा गोली है, सब इतना तो समझ सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात आपकी यहीं पर है। बस यहाँ पे आप समझ गए तो समझिए कि ये F इक्वल टू R/2 आप यूं चुटकी बजाय क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ये गारंटी है मेरी। अब यहां पे हम केवल समझाए तो थोड़ा सा देखिए, एक त्रिभुज में लिया था, और वो त्रिभुज था आपका COP, चाहे ले सकते हैं CPO। यहां पे हमने त्रिभुज, ओहो यहां पे ये कर दिए थे, CPO लेना था हमको, ये त्रिभुज लेना था हमको। तो ये त्रिभुज में लिया है, यहां से जो लंबा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला, ये त्रिभुज की चर्चा हमने यहां पे किया है। अब आप ये चीज अक्सर कंफ्यूज होते हो, जरूर आपको लगता है कि इस बात में आप कंफ्यूज हुए होंगे कि आखिर ये लाइन जो है टेढ़ी है, तो हमने इस लाइन को कैसे लिया? अभी हमने बताया कि वास्तव में ये दूरी जो होती है वो काफी नगण्य होती है, तो इस दूरी को हम, इस रेखा को हम लंबवत भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि ये नगण्य जो दूरी जो होती है इसकी, वो काफी नगण्य होती है, जिसके चलते इसको हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इतना बात हमने प्रूफ किया, और फिर से यहीं पे हम चर्चा करते हैं कि जब 2 गो भुजा की बात हमने कर दिया है, तो काहे नहीं तीसरे भुजा की बात हम कर ले। तो हमने तीसरा भुजा जो है आपका CP उठाया है, और इस CP को हम CO भी लिख सकते हैं। काहे कि इसको बताया हमने कि C को, यानी कि P को O और O को P लिख सकते हैं, काहे कि इसके बीच जो दूरी है वो काफी कम है, काफी निकट है दूसरे के। क्लियर। इतना बात हमने प्रूफ किया, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप पूर्ण रूप से समझे होंगे, काहे कि इसमें कोई भी ऐसा कसर नहीं जिसको हमने छोड़ दिया है समझाने में। और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी समझे होंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और देखिए, प्रत्येक दिन एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आपको प्रत्येक वीडियो देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों।